पत्नी पर पाबंदी लगाना पड़ा भारी। शाम का समय था, सर्दी बढ़ते ही जा रही थी। राम सिंह जी बाहर कुर्सी पर बैठे कुछ सोच विचार में डूबे हुए थे कि तभी उनका नौकर रमेश बाबू बाहर आकर बोला, साहब सर्दी बहुत हो गई है, आप अंदर चलिए। अपने आप में खोए राम सिंह जी चौंक गए और बोले, हाँ चलो, कहते हुए वो उठकर अंदर आ गए। इस वर्ष सर्दी बहुत पड़ रही है साहब। रमेश बाबू कुर्सी उठाकर उनके साथ चलते हुए बोला, ओस भी बहुत पड़ती है। सुबह सब भीगा भीगा रहता है, जैसे रात भर बारिश हुई हो। रमेश बोलते जा रहा था, पर राम सिंह जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर बड़बड़ाता हुआ रमेश स्वयं ही खिसिया कर चुप हो गया। रमेश उनके अकेलेपन का साथी था। राम सिंह जी की आवश्यकता से अधिक चुप रहते थे, इसलिए खाली घर में रमेश कई बार अकेला ही बातें करते रहता। पर राम सिंह जी की पत्नी सावित्री जी खिसिया कर चुप न होती थी, बल्कि झल्ला कर कहती थी कि मैं क्या दीवारों से बातें कर रही हूँ? हूँ हाँ भी नहीं करते हो, किससे बातें करूं? कहते हुए कभी कभी सावित्री जी की आंखों में आंसू आ जाते थे। राम सिंह जी की आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत उनकी पत्नी सावित्री के लिए इस कदर परेशानी का सबक बन गई थी कि वो दुखी हो जाती थी। उनकी संवेदनहीनता की ठंडक बर्फ की तरह उनके पूरे व्यक्तित्व को झुलसा रही थी। नाराजगी में तो राम सिंह जी और भी अभेद हो जाते थे। खैर, राम सिंह जी ने कमरे में आकर टीवी चला दिया। तभी रमेश बाबू गरम गरम चाय ले आया और बोला, साहब चाय पी लीजिए। रमेश के हाथ से चाय लेकर राम सिंह जी चाय पीने लगे तो रमेश बाबू भी वहीं जमीन पर बैठ गया और कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटाने लगा। फिर किसी तरह बोला, साहब घर वाले बहुत बुला रहे हैं, कहते हैं अब घर आकर आराम करो, बहुत कर लिया काम धाम। दोनों बेटे कमाने लगे हैं, अब जरूरत नहीं है काम करने की। रमेश की बात सुनकर राम सिंह जी कुछ बोल नहीं पाए और जैसे उनके दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो। सोचने लगे कि रमेश का भी कोई है जो उसे बुला रहा है, दो बेटे हैं जो उसे आराम देना चाहते हैं, उनके बुढ़ापे की और आसक्त होती उम्र की फिक्र है उन्हें। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये सुख राम सिंह जी के नसीब में नहीं था। रमेश के बिना रहने की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अकेले में इस घर की दीवारों से भी उन्हें डर लगने लगा था, जैसे दीवारों से बहुत सारे साए निकलकर उन्हें निगल जाएंगे। अब तो उन्हें अपनी यादों से भी डर लगने लगा था और अकेले में यादें बहुत सताती हैं। सावित्री जी कहती कि आप तो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं, मैं सारा दिन अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। तो राम सिंह जी कहते थे, बोर हो ना हो तो काम से भागने का औरतों का एक बहाना होता है। घर में 100 काम होते हैं करने को, पर घर के काम में कितना मन लगाऊं? घर के काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप कहो तो मैं बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दे दूँ। कुछ ही घंटे की तो बात है, दोपहर में बच्चों के साथ घर आ ही जाऊंगी। सावित्री जी ने कहा तो राम सिंह जी बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कमी है क्या तुम्हें? अपना निर्णय सुनाकर राम सिंह जी चुप हो गए तो सावित्री जी चुप हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से बोली, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि सिनेमा हॉल में अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए ना किसी दिन देख कर आते हैं। सावित्री जी की ये बात सुनकर तो राम सिंह जी भड़क उठे और बोले, मुझे टाइम नहीं है और वैसे भी 3 घंटे हॉल में बैठे रहना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर आप कहें तो मैं किसी अपनी सहेली के साथ चली जाऊं। सावित्री जी ने डरते डरते कहा तो राम सिंह जी बोले, कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ में जाने की, सीडी लाकर घर पर देख लो, सीडी में हॉल जैसा मज़ा कहाँ आता है। लेकिन अपना निर्णय सुनाकर चुप्पी साधने की राम सिंह जी की आदत जो थी। सावित्री जी थोड़ी देर बोलती रहीं, फिर चुप हो गईं। फिर कुछ दिन बीते तो सावित्री जी ने फिर से कहा, सुनो जी, कुछ दिनों के लिए मायके हुआ हूँ, भैया भाभी आए हुए हैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, किसी को मिलना होगा तो तुमसे मिलने आ जाएगा। इन्हीं सब बातों को याद करके राम सिंह जी पछताते कि पौधों को भी पल्लवित होने के लिए धूप, छांव, पानी व हवा सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी एक चीज़ के भी ना होने पर पौधा मर जाता है। फिर सावित्री तो इंसान थी, वो तो हमेशा मेरा एक ही रूप देखती थी। कई बार तो सावित्री जी चिढ़कर कहती कि ठूंठ के साथ आखिर कैसे ज़िंदगी बिताई जा सकती है? आपको तो बस अपने काम से प्यार है, मैं और बच्चे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। सावित्री की उनमें एक साथी को खोजती जो उन्हें मिल ना पाता। उनके व्यक्तित्व की सारी संवेदनाएं जैसे मन महसूस कर रह जाती। वो अकेलेपन की शिकार हो रही थी और अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से वो नहीं समझ पाए या उन्होंने समझना ही नहीं चाहा। साहब खाना खा लीजिए, रमेश प्लेट लिए खड़ा था। उनके हाथ से प्लेट लेकर राम सिंह जी चुपचाप खाना खाने लगे। पहले वो चुप रहते थे, अब बोलना भी चाहे तो किसके साथ। रमेश बाबू भी अपनी थाली लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अपने कुछ बताया नहीं, साहब मेरे घर वाले
अब मुझे गांव बुला रहे हैं। रमेश ने दोबारा बात छेड़ी तो राम सिंह जी ने कहा कि अभी कुछ दिन रुको रमेश, अभी तो मुझे रिटायर हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, फिर बताऊंगा तुझे कितना, कहकर वो चुप हो गए। रमेश जानता था कि उनके कुछ दिन की कोई सीमा नहीं है। राम सिंह जी सोच रहे थे कि रमेश दूर रहकर भी अपने परिवार के दिल के कितने करीब है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यदि दूर हैं तो उन्हें सुख व खुशियां देने के लिए, लेकिन वे तो अपने परिवार के साथ रहने पर भी, सारी भौतिक सुख सुविधाएं देने पर भी वे उनके दिल के करीब नहीं रह पाए और अपने परिवार से दूर हो गए। सावित्री जी गुनगुनाना चाहती थीं, जीवन को भरपूर जीना चाहती थीं, पर राम सिंह जी उन्हें समझ नहीं पाए और धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए। इतनी दूर हो गए कि उस दूरी को फिर वे चाह कर भी नहीं मिटा पाए। सावित्री जी के जाने के बाद उन्होंने ये जाना कि था कि वैवाहिक जीवन के विघटन के कारण कभी बहुत बड़े नहीं होते। दोनों में से जब किसी एक का व्यक्तित्व अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगता है तो वैवाहिक जीवन का विघटन शुरू हो जाता है। किसी एक का हर वक्त नकारा जाना उस अधिकार सूत्र को तोड़ देता है जो दोनों को एक दूसरे से बांधता है। राम सिंह जी ने प्लेट नीचे रख दी। अब नहीं खाया जा रहा, रमेश पेट भर चुका है। वो रमेश को क्या बताएं कि पेट तो यादों से ही भर गया, वही यादें जो अकेले में डराती हैं और साथ में रुलाती भी हैं। अचानक उनकी आंखें गीली हो गई थीं। भरा पूरा परिवार, 2 जुड़वा बेटे और पत्नी के होते हुए भी राम सिंह जी आज वैरागी सा जीवन जी रहे थे। टीवी बंद करके वे बिस्तर पर लेट गए। नीरव रात्रि में कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वैसे भी जब अपने अंदर भयानक सन्नाटा पसरा हो तो बाहर की थोड़ी सी आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई देती है। बेटे 12वीं करके इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर पढ़ने चले गए। इतने दिनों तक बच्चों की जिम्मेदारियों ने ही सावित्री जी को बांधा हुआ था, लेकिन बच्चों के जाने के बाद वो अवसाद की शिकार हो गईं। राम सिंह जी उनका साथ देने के बजाय उन्हें उपदेश देने लग जाते। उपदेश देने के लिए उनकी जुबान जरूर खुल जाती। सावित्री जी का मन करता कि कोई साथी हो जिसके साथ वो अपने दिल की बात बांट सके। बच्चों के साथ की व्यवस्था अब खत्म हो गई थी। जो थोड़ा बहुत वार्तालाप उनकी वजह से होता था अब वो भी समाप्त हो गया था। क्या करूं, सारा दिन कितना पढूं, कितना टीवी देखूं, अकेले मन नहीं लगता, ये कहकर सावित्री जी रोने लगी। तो उनके रोने से राम सिंह जी चिढ़ते हुए बोले, तुम्हारा मन लगाने के लिए क्या नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं? मैंने ये कब कहा कि आप घर बैठ जाओ? आप मुझे भी तो कुछ नहीं करने देते, कहीं बाहर तो नहीं जाने देते, लेकिन घर से बुटीक का काम तो शुरू ही कर सकती हूँ। व्यस्त भी रहूंगी और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। बस अब यही करने को रह गया था, घर को दुकान बना डालो, कोई ज़रूरत नहीं है। राम सिंह जी फिर अबेर हो गए। राम सिंह जी की चुप्पी से परेशान होकर सावित्री जी की नाराज़गी थोड़े दिनों में अपने आप दूर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार नाराज होकर उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी राम सिंह जी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। वैसे भी पत्नी को मनाना उनके लिए सबसे निकृष्ट कार्य था। पत्नी को क्यों मनाया जाए? जैसे खुद रूठी है वैसे खुद भी मान जाएगी। उन्होंने तो कभी बच्चों को भी डांट कर प्यार नहीं किया। पता नहीं कैसा अनोखा स्वभाव था उनका। उन दोनों को अलग अलग सोते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। सावित्री जी की नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं खींची थी। एक दिन राम सिंह जी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी सावित्री जी उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं जा रही हूँ। इतना सुनते ही राम सिंह जी ने चौंक कर कहा। सावित्री जी की तरफ देखा। आज पूरे 1 हफ्ते बाद राम सिंह जी ने सावित्री जी को देखा था। 1 हफ्ते सावित्री जी उनके सामने भी नहीं आई थी। इस 1 हफ्ते में जैसे उनकी उम्र 5 साल बढ़ गई। रोते रोते आंखें लाल और चारों तरफ काले स्याह घेरे। उनकी ऐसी शक्ल देखकर वे थोड़े पसीज गए थे। ये क्या कर रही हो तुम सावित्री? छोटी सी बात को तुल दे रही हो। सब ठीक हो जाएगा। राम सिंह जी धीरे से उनके कंधों को पकड़कर बोले। क्या ठीक हो जाएगा? सावित्री जी ने हाथ झटकते हुए कहा था। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। घर में रखे सामान की तरह आपकी बंदिशें किसी समय मेरी जान ले लेंगी। मेरे तन के साथ साथ मेरे मन मस्तिष्क पर भी बंदिशें लगा दी हैं आपने। मैं आपसे अलग कहीं जाना तो दूर की बात है, आपसे अलग सोच तक भी नहीं सकती, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करना चाहती हो तुम? वो व्यंग से बोले। मैं आज ही यहाँ से जाना चाहती हूँ, अपना घर संभालो। आप जब ऑफिस से आओगे तो मैं यहाँ नहीं मिलूंगी। सावित्री जी की बातें सुनते ही राम सिंह जी और भड़क गए। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें जो करना है करो, जब सोच ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों कह रही हो? कहकर राम सिंह जी दंदनाते हुए ऑफिस चले गए। वो हमेशा की तरह जानते थे कि सावित्री जी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं थी सावित्री के अंदर कि वो इतना बड़ा कदम उठा पाती, लेकिन अपनी पत्नी को शायद वो पूरी तरह नहीं जानते थे। उस दिन उनकी सोच गलत साबित हुई। बिना स्पंदन व जीवंतता के रिश्ते आखिर कब तक टिकते हैं? जब राम सिंह जी ऑफिस से लौटे तो सावित्री जी जा चुकी थीं। घर में सिर्फ उनका नौकर रमेश बाबू था। सावित्री जी कहाँ हैं? उन्होंने रमेश से पूछा।
मालकिन तो चली गई हैं साहब, कह रही थी कि मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए। रमेश के मुंह से इतना सुनते ही राम सिंह भी भौचक्के रह गए। ऐसा क्या हुआ साहब, मालकिन क्यों चली गई? कुछ नहीं, रमेश क्या समझाते। रमेश को वो थोड़े दिन उनके लौट आने का इंतज़ार किया, फिर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री जी ने फ़ोन नहीं उठाया। मिलने की कोशिश की तो सावित्री जी ने मिलने से भी इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दरार बढ़ती बढ़ती खाई बन गई। दोनों दो किनारों पर खड़े रह गए। मनाने की उनकी आदत ही नहीं थी, जो मना लाते तो नौकरी की व्यवस्था में एक के बाद एक दिन व्यतीत होता रहा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सावित्री जी लौट आएंगी, यही उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। तब से राम सिंह जी ने अपना एकांकी जीवन नौकरी और रमेश के सहारे काट दिया। बच्चों के भविष्य की चिंता ने सावित्री जी को किसी तरह बांध रखा था उनसे। उनके करियर का रास्ता पकड़ने के बाद वो रुक नहीं पाई। इतना मजबूत नहीं था शायद उनका और सावित्री जी का रिश्ता। सावित्री जी को रोकने में उनका अहम आड़े आया था, लेकिन रमेश को उन्होंने घर से कभी जाने नहीं दिया। उसका गांव में परिवार था, पर वो मुश्किल से ही गांव जा पाता था। उनके साथ साथ रमेश ने भी अपनी ज़िंदगी तन्हा बिता दी थी। बच्चों ने अपनी उम्र के अनुसार माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सावित्री जी पर बच्चों के कहने का भी कोई असर नहीं पड़ा। वो इतने बड़े भी नहीं थे कि कुछ ठोस कदम उठा पाते। वे कुछ छुट्टियाँ माँ के पास तो कुछ छुट्टियाँ पिता के पास बिताकर वापस चले जाते। सावित्री जी के माता पिता ने भी शुरू शुरू में काफ़ी समझाया उसको, लेकिन सावित्री जी तो जैसे पत्थर हो चुकी थी, कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। हार कर सावित्री जी के भाई भाभी ने घर का एक कमरा किचन सावित्री जी को रहने के लिए दे दिया। कुछ पैसे उसके नाम बैंक में जमा कर दिए। बच्चों का खर्चा तो बच्चों के पिता उठा ही रहे थे। बेटों की इंजीनियरिंग पूरी हुई तो वो भी अपनी नौकरी करने लगे। आजकल एक बेटा दिल्ली रहता था और एक जयपुर में कार्यरत था। बेटों की नौकरी लगने पर भी जबरदस्ती माँ को अपने साथ ले गए। तो राम सिंह जी कई बार सोचते कि सावित्री जी उनके साथ ही वीरानगी महसूस करती थी, तो अब बच्चों के साथ रहकर नहीं करती होंगी। ऐसा तो नहीं था कि राम सिंह जी को सावित्री या बच्चों से प्यार नहीं था, पर चुप रहना या शोक विहीन होना उनका स्वभाव था। अपना प्यार भी शब्दों से या हाव भाव से ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन वे संवेदनहीन तो नहीं थे। प्यार तो अपने परिवार से वो भी करते थे। उनके दुख से चोट तो उनको भी लगती थी। सावित्री जी के अलग चले जाने पर भी उनके सुख दुख की चिंता तो उन्हें भी सताती थी। दोनों बेटों ने प्रेम विवाह किया। दोनों का विवाह एक ही दिन सावित्री जी के मायके में ही संपन्न हुआ। हालांकि बच्चों ने उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बताकर, उनकी राय मानकर, उनके हाँ बोलने पर ही विवाह किया था। जब से सावित्री जी बच्चों के साथ रहने लगी थी, तब से राम सिंह जी सावित्री जी की तरफ से कुछ निश्चिंत हो गए थे। बेटों ने उन्हें भी कई बार अपने पास बुलाया, पर पता नहीं उनके कदम कभी क्यों नहीं बढ़ पाए। उन्हें हमेशा लगा कि यदि उन्होंने बच्चों के पास जाना शुरू कर दिया तो कहीं सावित्री जी वहाँ से भी चली ना जाए, क्योंकि अब वो फिर से उन्हें इस उम्र में घर से बेघर नहीं करना चाहते थे। बच्चे शुरू शुरू में कभी कभार उनके पास आ जाते थे, फिर धीरे धीरे वो भी अपने परिवार में व्यस्त हो गए। वैसे भी माँ ही होती है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो तो उनके पास ही थी। ऐसी ही अनेक बातें सोचते सोचते न जाने कब राम सिंह जी की आंख लग गई। उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह उठे तो सर बहुत भारी था, तो राम सिंह जी वहीं बाहर आकर बैठ गए। तभी रमेश बाबू चाय नाश्ता ले आया और उनके पास बैठकर झिझकते हुए बोला, साहब हो सके तो एक बार मालकिन को मना लाने की कोशिश कीजिए ना। हम भी कब तक यहीं बैठे रहेंगे? अपने बाल बच्चे परिवार के पास जाना चाहते हैं, फिर आप कैसे अकेले रहेंगे? अगर हो सके तो आप ही मालकिन के पास चले जाइए। तो राम सिंह जी ने चौंक कर रमेश बाबू की तरफ देखा। वो समझ गए कि इस बार रमेश रुकने वाला नहीं है। वो अपने गांव जाने के लिए उतावला हो रहा था। देर सवेर रमेश अवश्य चला जाएगा। कैसे और किसके सहारे काटेंगे वो सब अपनी बाकी की जिंदगी? एक विराट प्रश्नवाचक चिन्ह उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। अकेले 2 दिन इसी सोच में डूबे रहे। दिल कहता था कि सावित्री जी को मना ले, पर कदम थे कि उठने से पहले ही थम जाते थे। क्या करे और क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी जद्दोजहद में अगले कई दिन गुजर गए। सोचते रहते, क्या उन्हें सावित्री जी को मनाने जाना चाहिए? क्या एक बार फिर प्रयत्न करना चाहिए? और अगर यदि अपने अहम को दरनिकार कर इतने वर्षों के बाद जाते भी हैं, और अगर सावित्री जी नहीं मानी तो क्या मुँह लेकर वापस आएंगे? किससे कहें वे अपने दिल की बात, और किससे सलाह मांगे? आखिर उन्हें रमेश ही दिखाई दिया, और किससे तो उनका अधिक संपर्क ही नहीं था। वैसे भी अगर और किसी से कहेंगे तो वो उनकी बात पर हंसेगा ही। कि अब याद आई, आखिर एक दिन रमेश से ही पूछ बैठे, रमेश क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे एक बार सावित्री को मनाने की कोशिश करनी चाहिए? इस बार राम सिंह के स्वर में काफ़ी विचारगी थी, अपने स्वाभिमान के सिंहासन से नीचे उतरने की। रमेश चौंक गया। उनका इस
कदर लाचार स्वर सुनकर उनकी कुर्सी के पास बैठता हुआ बोला, दोबारा मत सोचिए साहब, कुछ बातों में दिमाग ही नहीं दिल की सुननी पड़ती है। मालकिन आ जाएंगी तो ये घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। माना की कोशिश करने में आपने बहुत देर कर दी, पर आपके दिमाग पर यह बोझ तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की थी। बाकी सब नियति पर छोड़ दीजिए। रमेश की बातों में दम था। वो सोचने लगे, आखिर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने खुद को समझाया, खुद को तैयार किया और अपना एक छोटा सा बैग उठाया और दिल्ली के लिए चल दिए। आजकल सावित्री जी दिल्ली में रहती थी। रमेश बाबू भी बहुत खुश था। एक तो वो उनका भला चाहता था, दूसरा वो अपने परिवार के पास लौट जाना चाहता था। दिल्ली पहुंचकर अपना छोटा सा बैग लेकर राम सिंह जी सीधे अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने आने की खबर भी उन्होंने इस डर से नहीं दी थी कि कहीं उनके आने की खबर सुनते ही सावित्री जी घर से कहीं चली ना जाए। दिल में अजीब सी दुविधा थी। बरसों बाद अपने ही बेटे के घर में अपने ही पत्नी के साक्षात्कार होते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की कितनी कठिन घड़ियों से गुजर रहे हैं। धड़कते दिल से उन्होंने घंटी बजाई। उन्हें पता था कि इस समय बेटा ऑफिस में होगा और बच्चे स्कूल गए होंगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। बहू ने उनको बहुत समय बाद देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। फिर पहचान कर चौंक गई। पापा आप ऐसे अचानक? वो पैर छूते हुए बोली, आइए अंदर आइए। कहते हुए उसने दरवाजा पूरा खोल दिया तो राम सिंह जी अंदर आकर बैठ गए। अचानक कैसे आए पापा? आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने? बहू का आश्चर्य अभी भी कम ना हो रहा था। उन्हें एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा। जरा पानी पिला दो बेटा और एक कप चाय। जी पापा जी अभी लाती हूँ। कहते हुए बहू अंदर चली गई। तभी उन्हें लगा कि अंदर का पर्दा कुछ हिला हो, शायद सावित्री ही होंगी, पर सावित्री बाहर नहीं आई। वे निरर्थक उम्मीद से उसी दिशा में ताकते रहे। तब तक बहू चाय लेकर नहीं आई। सावित्री कहाँ है? चाय का घूंट भरते हुए राम सिंह जी ने धीरे से पूछा। अंदर है। बहू भी उतने ही धीरे से बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू बाहर आई और बोली, पापा जी मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ, फिर आते वक्त बच्चों को स्कूल से लेकर आऊंगी। फिर अंदर की तरफ नजर डालते हुए बोली, आप तब तक आराम कीजिए, लंच पर रोहित भी घर आते हैं। कहकर वो बाहर चली गई। वो जानते थे कि बहू जानबूझकर इस समय चली गई, लेकिन अभी क्या करें? सावित्री जी तो बाहर भी नहीं आ रही, बात भी करे तो कैसे करें? थोड़ी देर वही चुपचाप बैठे रहे, फिर उठे और अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो सावित्री जी चुपचाप खिड़की के पास बैठी बाहर की ओर देख रही थी। उन्हें ऐसे बैठे देखकर उन्होंने धीरे से पुकारा, सावित्री। तो सावित्री ने पलटकर देखा। इतने वर्षों बाद राम सिंह जी को अपने सामने देखकर सावित्री जी जैसे जड़वत हो गई। दो प्रश्नवाचक निगाहों से उन्हें देखने लगे और बोली, क्या करने आए हो अभी आप यहाँ पर? सावित्री मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो बिना किसी भूमिका के बोले, वापस चलो, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया तुम्हें, तुम्हारी परेशानियों को। सावित्री जी अपलक कर उन्हें निहारती रह गईं। शब्द मानो सूख गए हों। बहुत कुछ कहना चाहती थी पर समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करें। किसी तरह खुद को संयत किया। थोड़ी देर बाद बोली, इतने वर्षों बाद गलती महसूस हुई आपको, जब खुद को जरूरत हुई पत्नी की, लेकिन जब तक पत्नी को जरूरत थी तब तक तो आपको कोई हमारी फिक्र नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब मेरे दिल को किसी साथी की तलाश नहीं है। जिन भावनाओं को, जिन सुविधाओं को जीने की इतनी जद्दोजहद थी मेरे अंदर, वो सब तो कब की मर चुकी है। फिर अब क्यों आऊँ आपके बाकी के जीवन जीने का साधन बनकर? मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, मैं अब नहीं आऊंगी। नहीं सावित्री, राम सिंह जी ने आगे बढ़कर कहा, ऐसा मत कहो। साथी की तलाश कभी खत्म नहीं होती। हर उम्र हर मोड़ पर साथी के लिए मन तरसता है। पशु पक्षी भी अपने लिए साथी ढूंढते हैं, यही प्रकृति का नियम है। मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। इस बार तुम नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। इस बार तुम मेरे सांचे में नहीं बल्कि मैं तुम्हारे सांचे में ढलूंगा। अपने हृदय से पूछो, क्या तुम सचमुच मेरा साथ नहीं चाहती? सचमुच चाहती हो कि मैं चला जाऊं? सावित्री जो चुपचाप डरवाई आंखों से उन्हें देखती रह गईं। कितने बदल गए थे राम सिंह जी। समय ने और अकेलेपन ने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। पति पत्नी में से अगर एक अपनी मर्जी से जीता है तो दूसरे की मर्जी से मरता है। बोलो सावित्री। राम सिंह जी ने सावित्री जी के कंधों को पकड़कर धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। राम सिंह जी पूरे विश्वास व अधिकार से बोले, लेकिन सावित्री जी ने उनके हाथ को अपने कंधे से अलग कर दिया। अब मुझसे ना आया जाएगा। राम सिंह, मेरे जीवन की धारा अब एक अलग मोड़ ले चुकी है। कितनी बार जीवन में टूटूं और फिर जुड़ूं, मुझसे अब मुझ में ताकत नहीं बची। मैंने अपने जीवन को एक अलग सांचे में ढाल लिया है जिसमें अब आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं अब नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। कहकर सावित्री जी दूसरे कमरे में चली गईं। यह उनके लिए स्पष्ट संकेत था कि वे अब जा सकते हैं। राम सिंह जी वहां खड़े अपनी उम्मीदों के टुकड़ों को
बिखरते महसूस करते रहे। फिर अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। बेटे के आने का भी इंतजार नहीं किया उन्होंने। दिल्ली से वापसी का सफर बेहद बोझिल लग रहा था। सब कुछ उन्होंने पहले ही खो दिया था, बस एक उम्मीद बची, आज वो भी टूटकर बिखर गई थी। घर पहुंचे तो उन्हें अकेले व हताश देखकर रमेश बाबू सब कुछ समझ गया था। कुछ नहीं पूछा, चुपचाप उनके हाथ से बैग लेकर अंदर रखाया और किचन में चाय बनाने चला गया। उधर सावित्री जी खिड़की के पर्दे के पीछे से थके कदमों से जाते राम सिंह जी को देखती रहीं, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए थे। दिल कर रहा था दौड़कर राम सिंह जी को रोक लें, लेकिन कदम न बढ़ पाए। जो गुजर चुका था वो सब कुछ याद आ रहा था। राम सिंह जी चले गए, लेकिन सावित्री जी के दिल का नासूर फिर से बहने लगा। रात देर तक बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचती रही कि जिंदगी राम सिंह जी के साथ अगर बोझिल भरी थी तो उनके बिना भी कौन सी खुशी है। क्या एक दिन भी ऐसा गुजरा जब उसने राम सिंह जी को याद नहीं किया हो। उनका राम सिंह जी से अलग होने के निर्णय का दर्द बच्चों ने भी सहा था। बच्चों ने भी तब कितना चाहा था कि वे दोनों साथ रहें। अपने विवाह के बाद ही बच्चे चुप हुए थे, पर पता नहीं कैसी जिद भर गई थी उनके खुद के अंदर, और राम सिंह जी ने भी कभी आगे बढ़कर अपनी गलती करने की कोशिश नहीं की। उन दोनों का सारा जीवन यूं वीरान सा गुजर गया। जो राम सिंह जी आज पछतावा कर रहे थे कि काश यही बात तब समझ पाते तो उनकी जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन अब तो तार टूट चुके हैं, क्या फिर से जुड़ सकते हैं, और जुड़कर क्या उतने मजबूत हो सकते हैं। एक कोशिश राम सिंह जी ने की, एक कदम उन्होंने बढ़ाया, तो क्या एक कोशिश मुझे भी करनी चाहिए, एक कदम मुझे भी बढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा निर्णय लेने से मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। इसी सोच विचार में डूबी हुई सावित्री जी की कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होते अनायास ही वो अपना बैग तैयार करने लगी। अपनी माँ को तैयारी करते देख बेटे बहुत आश्चर्यचकित रह गए, पर उन्होंने कुछ न पूछना ही उचित समझा। मन ही मन सब समझ गए थे, खुशी का अनुभव कर रहे थे। सावित्री जी अब जाने को हुई तो बेटे ने साथ में जाने की पेशकश की, पर सावित्री जी ने मना कर दिया। उधर राम सिंह जी उदास बैठे थे, तभी रमेश बाबू चाय बनाकर ले आया। उन्होंने चाय का पहला घूंट भरा ही था कि तभी डोरबेल बज उठी। देखना रमेश कौन आया है। साहब दूध वाला होगा, पैसे लेने आया होगा, कहकर रमेश बाहर चला गया। लेकिन पल भर में ही खुशी से उमंगता हुआ हाथ में बैग उठाए अंदर आया। राम सिंह जी आश्चर्य से उसे देखने लगे। कौन है रमेश, कौन आया है, और ये बैग किसका है? बाहर जाकर देखिए साहब, समझ लीजिए पूरे संसार की खुशियां चलकर आज हमारे दरवाजे पर आ गई हैं, कहकर रमेश घर में कहीं गुम हो गया। राम सिंह जी उठकर जल्दी से बाहर गए। देखा तो दरवाजे पर सावित्री जी खड़ी थी। वो आश्चर्यचकित मुख से उसे देखते रह गए। सावित्री तुम? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ मैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? सावित्री मुझे माफ कर दो, बस अब कुछ मत कहो। आप भी मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ वो सब भुलाकर आई हूँ। मैं दोनों थोड़ी देर तक वहीं खड़े बातें करते रहे। तभी पीछे से कुछ आवाज़ सुनकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रमेश मिठाई लिए खड़ा था। राम सिंह जी और सावित्री जी दोनों हंस पड़े। आज तो बहुत खुशी का दिन है साहब, इसलिए मुंह मीठा कीजिए, कहते हुए रमेश ने एक एक लड्डू उन दोनों के मुंह में रख दिया और उन्हें अंदर ले आया। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता देते हुए रमेश ने राम सिंह जी से कहा, साहब अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ रमेश, क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा, कहकर राम सिंह जी और सावित्री जी ने उसे खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। आज राम सिंह जी और सावित्री जी भी दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी अपने साथी की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ में, तो देखना ना भूलें। थैंक यू।